ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि बहुत ही चतुराई से अपनी बात को रखते हैं और बहुत तर्कपूर्ण ढंग से इनकी बातचीत होती है। दूसरा इनका परिचय ये भी है कि जहाँ चलते हैं इनके साथ यूथ रहता है। रात में मैं इनके कमरे में इंटरव्यू कर रहा हूँ, अगर मैं एक नज़ारा दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि इतनी रात में भी इनके साथ कितने यूथ बैठे हुए हैं और शायद ये अपने व्यस्ततम समय में से निकाल के हमसे बातचीत कर रहे हैं। तो सुभाष यदुवंश जी, लगातार आप चुनाव प्रचार में हैं। इस अपने व्यस्ततम समय में से निकालने के लिए, जनतंत्र को समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सवाल ये है कि चुनाव हो गए हैं 5 चरणों के, 2 चरणों के चुनाव बाकी है। तो कहते हैं ना कि करीब-करीब हाथी निकल गया है, पूँछ बाकी है। तो अभी तक आप अपने लिहाज से पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। मैंने आपको देखा था, आप गाज़ियाबाद, मेरठ में प्रधानमंत्री की रैलियों के प्रभारी थे। तो क्या कुछ आपने देखा है अब तक? देखिए, अभी तक जितने चरण का चुनाव हो गया, उसमें हम सब लोग माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बना चुके हैं। अब हम 400 पार के लिए जो ये आगे वाली लड़ाई है, वो 400 पार के लिए है और इनको शून्य पर टिकाने के लिए है। जो ये दो दो दोस्तों की जोड़ी है, दो लड़कों की जोड़ी है, इनको जो है डबल जीरो पर टिकाने के लिए काम कर रहे हैं। बाकी हमारा काम हो चुका है। अच्छा, इसीलिए बड़ा खुश दिखाई दे रहे हैं, प्रफुल्लित है, मुदित है। अगर हो चुका है तो फिर काहे इतना प्रधानमंत्री को दौड़ा रहे हैं धूप-धूप, रैलियाँ-रैलियाँ, जगह-जगह आप जा रहे हैं। छोड़िए अब, चलिए हो देखिए, गया। प्रधानमंत्री पूरी पूरे इस प्लेनेट पे सबसे बड़े कर्मयोगी हैं। ये मैं कोई इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूं, मैं चुनौती दे करके कहता हूं। मैं चुनौती समाज के किसी भी बुद्धिजीवी वर्ग में कि आप उनसे ज्यादा काम करने वाला व्यक्ति दिखाइए। तो ये सिर्फ चुनाव के कारण नहीं, प्रधानमंत्री वैसे भी जब नॉर्मल दिन में भी रहते हैं, तब भी आप देखिए कि वो लगातार काम करते हैं। और चुनाव को हम लोग, चुनाव चल रहा है इस समय, 2 चरण का बचा है, ये कर्तव्य है हम सब लोगों का, भारतीय जनता पार्टी के एक एक बूथ अध्यक्ष से लेके माननीय प्रधानमंत्री तक, तो सभी लोग लगे हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी भी अपना प्रचार कार्यक्रम कर रहे हैं। सुभाष जी, जो आप 400 पार का नारा देते हैं ना, विपक्ष यही तो कह रहा है कि इनको 400 पार चाहिए क्योंकि इन्हें संविधान खत्म करना है, आरक्षण खत्म करना है, संविधान में तमाम परिवर्तन करने हैं और उसकी मूल आत्मा को नष्ट करना चाहते हैं। 400 पार का नारा तो आप इसीलिए दिए हैं। अच्छा, मैं इसमें 2 बातें कहना चाहूंगा। एक तो संविधान को कितनी बार कांग्रेस ने बदला है, ये मैं आप मीडिया के मित्रों से पूछना चाहता हूं। आप जनता को बताइए, आप जनता को बताइए कि कैसे वो काली रात, याद करिए जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, जिनके वंशज आज घूम करके संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। कैसे हमारे विचारधारा के नेताओं को उठा करके पीटा गया था, उनको उठा काल कोठरी में बंद किया गया, पत्रकारों के मीडिया हाउसेज पर ताला बंद कर दिया गया था और एक फेमस मीडिया हाउस ने पूरे अपने पन्ने को ब्लैक कलर में कर दिया था, एडिटोरियल को। ये संविधान की हत्या करने वाले आज संविधान की बात कर रहे हैं। अब मैं दूसरी बात आपको कहता हूं, सुनिए। 10 साल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसके पहले आदरणीय अटल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार रही। हमने हमने क्या किया? हमने धारा 370 हटाने का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम किया। हमने राम मंदिर बनाने का काम किया। हमने 3 तलाक वाला फैसला लाने का काम किया। इतने बड़े बड़े काम हम करे होते, किया हमने, तो अगर हमारी कोई मनसा गड़बड़ होती तो हम उसमें भी परिवर्तन नहीं कर देते। और हमने लगातार आरक्षण को मजबूत करने का काम किया है। हमारी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा अनुसूचित वर्ग के लिए काम किया है। अनुसूचित पूरा देश में राष्ट्रपति बनाने का काम किया। आदरणीय मुर्मू जी जो जो है आदिवासी वर्ग से आती, उनको राष्ट्रपति बनाने का काम किया। हमारी सरकार में आदरणीय श्रद्धेय भीमराव अम्बेडकर जी को की मूर्ति लगाने का काम हुआ, उनको नोबेल उनको भारत रत्न देने का काम हुआ। हमारी सरकार के ही अंदर पंच तीर्थों का निर्माण हुआ, इसके पहले क्यों नहीं उन्होंने किया? और इतने सारे तथ्य और तर्क हैं कि ये 1 मिनट हम लोगों से सामने बात नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ इनका काम क्या है कि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। ये ना तो ये 400 सीट पे तो लड़ भी नहीं रहे हैं खुद। अब अखिलेश यादव कहते हैं वो उत्तर प्रदेश की सारी सीटों पे तो लड़ नहीं पा रहे हैं। और चले हैं ये बीजेपी को रोकने वाली बात। देखिए क्या है ना कि लिप सर्विस करने में कोई टैक्स तो लगता नहीं है, कुछ भी बोलो। और 2 4 10 20 समर्थक आजकल सबके पास हैं और भैया जी ए जवानी कुर्बान टाइप चालू हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि
इन लोगों की विश्वसनीयता टोटल खत्म है। कोरोना के कार्यकाल में देखा कि कैसे प्रियंका जी रिक्शा टेम्पू का नंबर झूठ है बस बता करके दे दी। कोरोना कार्यकाल में देखा कि कैसे अखिलेश जी जो है ट्विटर पर खाली ट्वीट करते रहे और एक दिन कमरे में से बाहर नहीं निकले, और कैसे वैक्सीन का विरोध करते रहे, सुनिए, और बाद में चुपके से जाके लगवा लिए। और उनके आदरणीय पिता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने लगा के उनको संदेश दिया कि तुम इस तरह के जो लोग विरोधी सेंटेंस मत बोला करो, मैं खुद लगवाने जा रहा हूं। पिता की तो बात मान लेते। अच्छा, ये बड़ी बात है सुभाष जी, दूसरे के घर में आप बड़ा झांका ताकी कर लेते हैं, अपना नहीं जो मत विरोध रहता है, विरोध होता बीजेपी में, वो कभी नहीं आप उजागर होने देते। बता रहा हूं कि कैसे उनके पास। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोदी जी का विरोध, योगी जी का विरोध, माननीय अमित शाह जी का विरोध के अलावा अखिलेश यादव के पास एक एजेंडा हो तो बताइए। एक पीडीए का एजेंडा लेकर के आए, ठीक है, वो एकदम पथ भ्रष्ट डिस्ट्रैक्टिव अलायंस था उनका, और उसमें उनके खुद सहयोगी दलों ने उनके ऊपर आरोप लगा करके चले गए। और उनका पीडीए क्या है? उनके पीडीए में शिवपाल चचा के बेटे और वो हैं, उनके पीडीए में डिंपल भाभी हैं, उनके पीडीए में धर्मेंद्र हैं। तो उनका पीडीए तो वही परिवार भर में सीमित है, परिवार दल अलायंस, इसके बाहर न यादवों की चिंता है। जी, आपकी पार्टी में भी तो लोग हैं जो राजनाथ सिंह के बेटे, नहीं, अनुराग इसमें बहुत ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे को आपने रखा हुआ है जी। मैं बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, मैं इस पर आपको जवाब देना चाहता हूं और ये सबको क्लियर होना चाहिए। देखिए, हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता है कि वो आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, वो आए और मुख्यमंत्री बन गए। अच्छा एक बात बताइए, हमारी पार्टी के नेता का बेटा है तो क्या दूसरी पार्टी में काम करेगा? हाँ, लेकिन जैसे आपने नाम लिया पंकज जी को, पंकज जी ने 7-8-9 साल संघर्ष किया, पार्टी में काम किया, तब जाकर उनको टिकट मिला नोएडा से। ठीक है, अनुराग जी ने पहले काम किया, तब आज कोई अनुराग जी भी स्टेप बाय स्टेप, मैं युवा मोर्चा उनके साथ काम किया हूं। तो हमारे यहाँ जो लोग हैं, हमारे यहाँ आप किसी को उठा करके देख लीजिए, तो अगर कोई बीजेपी का नेता है तो उसका बेटा क्या दूसरी पार्टी में काम करेगा ही, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कार्यकर्ता से नेता के निर्माण, ये नहीं कि आए उसी दिन आप घोषित हो गए कि आप मुख्यमंत्री। जहां तक नौकरियों की आप बात करते हैं, ठीक है, तो आप देख लीजिए, पूरे आप मुद्रा लोन योजना देख लीजिए, आप जो है डिजिटल इंडिया की बात कर लीजिए, आप मेक इन इंडिया की बात कर लीजिए। केवल उत्तर प्रदेश में 5.5 लाख नौकरियां हम लोगों ने सरकारी देने का काम किया। और ये उन नौकरियों की तरह नहीं है जिनमें जो है पूरा भ्रष्टाचार, खाली बस क्षेत्रवाद और ये अपने परिवार के लोगों को भरने। पूरे मैं चुनौती देकर के कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो नौकरियां दे, एक आदमी आप पूरे प्रदेश में नहीं बता पाएंगे जो कहीं पर 1 रुपया देने का कोई मामला आया हो, किसने घूस देकर के नौकरी पाई हो। और पिछले में अब नौकरी मिलेगी सुभाष जी, सारे पेपर लीक हुए, कोई एक नौकरी आप जाम हुआ नहीं। जो गैंग सक्रिय थे समाजवादी पार्टी के समय, वो अभी भी सक्रिय थे, उन्होंने लीक किया, हमारी सरकार ने उनको पकड़ में जेल में डालने का काम किया। अच्छा ये बताइए, घटना त्वरित कोई घटना हो गई है, कोई भी शासन में है तो सरकार एक्शन क्या लेती है? सरकार लीक पे लीक, तो सरकार ने तुरंत परीक्षा कराने का निर्णय लिया। यही तो ट्रांसपेरेंसी है, यही तो पारदर्शिता है। भाई कोई आदमी अपराध कर रहा है, ठीक है, उसके मन में आया, अचानक अपराध कर दिया, उसको तुरंत हमने सजा दी। ये नहीं ना कि समाजवादी पार्टी कार्यालय में जाके बैठ गया, गाड़ी में नेताओं के घूम रहा है, ऐसा कोई उदाहरण तो नहीं है। सत्ता उनके साथ संलिप्त नहीं है, सत्ता न्याय कर रही है और दंड देने का काम कर रही है। सुभाष जी, क्या आपको लगता है कि जब देश भर में चुनाव हो रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की आप बात करते हैं कि महिलाओं के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं, अभी आपके कार्यकर्ता कह रहे थे कि साहब महिलाओं का साइलेंट वोट सिर्फ बीजेपी को मिल रहा है, तो क्या लगता है कि मणिपुर में प्रधानमंत्री का न बोलना न जाना कहीं चुनाव में कोई मुद्दा है? देखिए मेरी बात ये क्या है, ये जो एक गैंग है, जो लुटियन जोन वाला और खान मार्केट वाला, समझ रहे ना, ये उनका सिगुफा है। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी ह्यूमन रेस के सबसे संवेदनशील नेता हैं। वो आप देखिए, किसी व्यक्ति की संवेदनशीलता कैसे, मैक्सिमम कम्युनिकेशन, अपने जनता से कितने प्रकार से बातचीत करना, और मतलब चाहे वो मन की बात हो चाहे और विषय हो, और सारे मुद्दों पर, मैं एक किसी मुद्दे की बात नहीं करता, सारे मुद्दों पर उचित समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही भावनात्मक रूप से, बहुत ही प्रतिबद्धता के साथ अपना जो उनका कर्तव्य है और उन्हें कहने का काम किया। तो आपको लगता है कि जो मैसेज देना था उन्होंने दे दिया, जो एक्शन लेना था उन्होंने ले लिया, ये बेफिजूल के मुद्दे
चुनावी अब मुद्दा। क्या करें, इनके पास तो कुछ है नहीं, बेरोजगार लोग हैं। अब इनका दुकान बंद होने वाला है, समझ रहे हैं? अभी क्या है, देखिए क्या हुआ, पहले ये लोग उत्तर प्रदेश, बिहार और तमाम जो ये क्षेत्रीय छत्रप थे, ये फुटबॉल की तरह देश की राजनीति को चलाते थे। ये गठबंधन कर लेते थे, कभी कांग्रेस को सपोर्ट दे दिए, कभी कांग्रेस से सपोर्ट ले लिए। अब जब से केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी आए, तो इन लोगों की राजनीति ने ऐसे हुआ जैसे आईटीआई के लड़के खेल रहे थे कुछ, वहां आईआईटी के लोग आ गए। हाँ, तो इनका क्या हुआ कि ये सब जो इनके छत्रप थे, मतलब खासकर इनके पिताजी लोग, उनके पास कोई काम नहीं बचा, वो अपने क्यारी में, पौधों में बेरोजगार होके खाली पानी देने का काम बच गया। तो अब इनकी आईटीआई वाले कौन थे? आईटीआई वाले जो क्षेत्रीय छत्रप थे, अच्छा, समझ रहे हैं? और आईआईटी वाले? आईआईटी वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय अमित शाह जी। अच्छा। और हाँ, मतलब मैं एक तुलना कर रहा हूं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि ऐसे आ गए। अब देश की सेवा का जो 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 प्रकल्प उन्होंने बनाया, जैसे उदाहरण के लिए सेवा ही संगठन के नाम से देखिए किया, तमाम ऐसे वृक्षारोपण के काम किए, माननीय प्रधानमंत्री जी खुद आगे बढ़ के झाड़ू लगाने का काम किए, और ये एजेंडा बन गया बाद में पूरा। तो यही ना आईआईटी का मतलब, मैंने आपको एक तुलना की खाली। हाँ, हम पूछते हैं, ये आईटीआई में है कि आईआईटी में है? नहीं, अब आप उस नहीं, कौन? ओम प्रकाश राजभर, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, हसन मुश्रीफ, जितने लोग थे, ये आईआईटी वाले हैं कि आईटीआई वाले? नहीं, देखिए क्या है कि अब तो आईआईटी का मोहर लगा दिया आपने, इसके पहले थे आईआईटी वाले कि नहीं? नहीं, दो बात है इसमें। देखिए, मेरे कहने का मतलब आप उसको सांकेतिक रूप से इस्तेमाल करिए। मेरा कहने का मतलब ये था कि पहले जिस तरह की राजनीति ये लोग करते थे कि खाली कुर्ता पहन करके जनता में गए, वोट मांगे और चले आए, इसको सेवा ही संगठन के कार्य, मतलब सेवा, अच्छा, राजनीति को सेवा का माध्यम बनाने का उच्च स्तर पर ले गए। अच्छा, आईआईटी आईटीआई से मेरा मतलब सिर्फ इसको उच्च स्तर पर ले जाने तो से। जिन लोगों को आपने हाँ। अपनी पार्टी में लिया, हाँ। जो वर्षों वर्ष विरोध करते रहे, चाहे छगन भुजबल हो, चाहे महाराष्ट्र के लोग हों, एकनाथ शिंदे हो, जो लोग आपके साथ आए और जो आपकी पार्टी से टिकट लेके लड़ रहे हैं, उनको आपने अलग से कोई ट्रेनिंग दी? अच्छा, मुझे एक बात बताइए आप कि जब समाज उन लोगों को या समाज उन लोगों को कहीं ना कहीं समर्थन देता है, समर्थन तो मुख्तार को देता है, समर्थन तो अतीक को देता है, समाज के समर्थन की बात तो सबको, समर्थन तो डीपी यादव को भी देता है। अपनी पूरी बात कहने दीजिए। समर्थन देता है, मान लीजिए, तो हमारे पास तो दो विकल्प है, या तो हम उनके पास छोड़ दें और वो लोग मिल करके और वो कहीं ना कहीं गलत उद्देश्यों के कारण हमको हराने का काम करें। हाँ, अब भगवान कृष्ण से महाभारत में आप सीखिए कि जब ये चीज हो रही है तो उन्होंने कहा युद्ध आवश्यक नहीं है, लेकिन शांति के लिए युद्ध आवश्यक है। तो ये धर्म के लिए युद्ध आवश्यक है। तो अब अगर ऐसा चीज आवश्यक हो जाता है तो इसमें क्या ऑप्शन है? तो हम वो बेटर ऑप्शन चूज करेंगे। आप जो है ना, किसी की बड़ाई बुराई बड़ी टेक्निकल ढंग से कहते हैं। आप किसी की बुराई करनी होगी तो आप कहेंगे साहब इनकी आवाज तो बहुत अच्छी है, लेकिन गाना नहीं गा पाते, गाली देते हैं। तो अब उस आवाज का क्या करे आदमी? हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी जैसे हैं, तो हम बुराई नहीं करते उनकी, हम ये कहते हैं कि वो विपक्ष के नेता थे, उनके पास एक विकल्प था, वो रचनात्मक विपक्ष देते, ठीक है, तमाम चीजों पर वो सलाह दे सकते थे रचनात्मक, लेकिन उन्होंने क्या करने का काम किया? पूरे 5 साल आप उठा करके देख लीजिए, और 6 साल हो गया, 6.5 साल, तो केवल उनके, आप रोज का स्टेटमेंट देखिए, केवल उनका आलोचना, निगेटिविटी, इतनी निगेटिविटी है उनके एक्शन में, बातों में। तो कहते हैं कि भाजपा के लोगों को अब निगेटिविटी बात अच्छी लग नहीं रही है, वो चाहते जो व्यक्ति उनके सामने आए वो गुणगान करे, गीत गाए। हम चाहते हैं वो ऐसे बोलते रहे जिससे जनता में उनका चेहरा जाता रहे और जनता ये जान जाए वो महानिगेटिव आदमी है। मैं उनको ये सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा कि वो मीठे हो जाएं, हमारे प्रति उनको मीठा होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एक बात आप कहते हैं बार बार साहब, आप पिछड़ों की बात करते हैं, विपक्ष पूछता है ना आपसे कि आप पिछड़ों के हितैषी हैं, आप कहते हैं हमारे पिछड़े प्रधानमंत्री हैं, तो जो नियुक्तियां हैं, कुलपति कहाँ है पिछड़े, कितने पिछड़े हैं, अधिकारी कहाँ है पिछड़े? इसके पहले तो आप सूची लेके घूमते थे कि साहब अखिलेश यादव की सरकार में इतने यादव, इतने पंडित, इतने ठाकुर, अब कहाँ है पिछड़े? मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, आप नीति नियामक लोग जो कानून बनाने का काम करते हैं, आप केंद्र सरकार के मंत्रियों की सूची देख लीजिए, आज तक के पॉलिटिकल हिस्ट्री में
इतने ओबीसी मंत्री कभी नहीं थे। कितने कैबिनेट मंत्री हैं इस केंद्र में? इस समय 27% से ज्यादा मंत्री केंद्र में ओबीसी। अरे कैबिनेट तो मंत्री, कैबिनेट मंत्री की मैं बात, कैबिनेट मंत्री भी, राज्य मंत्री का छोड़ दिए, मतलब कैबिनेट कितने मंत्री हैं ओबीसी? एक। आप देख लीजिए, भूपेंद्र यादव जी हैं वहां पर। हाँ, तो और ऐसे बहुत सारे, मेरे कहने का मतलब है मंत्रियों की अगर आप बात करेंगे तो केंद्र सरकार में भी और हमारी इस सरकार में भी, दोनों में मंत्रियों की संख्या सबसे ज्यादा है अभी तक। और जहां तक अधिकारियों की आपने बात करी, तो देखिए जो नीति बनाने वाले लोग हैं, अब उनका पूरा डेटा मैं लेकर के नहीं बैठा हूं, लेकिन आप निकलवा लीजिए, हमारी सरकार में हर जगह नियुक्तियों में ट्रांसपेरेंसी का काम हुआ है। इसके अलावा हर जगह जो संवैधानिक विषय है वो पूरे का पूरा अक्षर से पालन कर होने का काम होता है। यशवंत जी, बड़ी जोर शोर से आप कहते हैं सब काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे, काला धन वाले हैं, तो काला धन वाले तो विदेश भाग गए, और काला धन जो स्विस बैंक में था, जिसको आप लाना चाह रहे थे, वो अब बढ़ता जा रहा है, 2 गुना 3 गुना हो गया। कैसे हो जा रहा है ये? क्या फिर से बोलिए? जो स्विस बैंक में आप जो मुद्दा बनाते थे कि साहब स्विस बैंक में काला धन है, वहां पे कांग्रेसियों का पैसा जमा है, सबका पैसा जमा है, तो उसको हम ले आएंगे, तो वो तो अभी ले आ नहीं पाए, बल्कि स्विस धन का जो नया आंकड़ा आया उसमें पता चला 2 गुना 3 गुना बढ़ गया काला धन। स्विस बैंक में देखिए क्या है कि सारे इंटरनेशनल इशू की जानकारी हमको नहीं है। अब मेरे कहने का मतलब, अब आप स्विस बैंक की जहां तक बात है, अब उसमें भारतीयों का बढ़ा है, किसका बढ़ा, लेकिन सरकार ने देखिए, जब आदरणीय जेटली जी थे तो उन्होंने भी ये स्टेटमेंट कहा था कि हमने सबको नोटिस जारी की थी, और अब क्या है ना कि कानून की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जो चल रहा होगा चल, लेकिन हमारी ही सरकार थी जिसने इस बात को हाईलाइट किया, इस बात को पिंच करने का काम किया। अच्छा, और भ्रष्टाचार पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भ्रष्टाचार पर इतनी केंद्र सरकार हमारी चल रही है, प्रदेश की सरकार है, भ्रष्टाचार पर इतने लंबे समय से और जीरो भ्रष्टाचार पर चलने वाली, जिसका कहीं कोई आप लेकिन नहीं लगा सकते, ऐसी कोई सरकार आपने अपने पूरे कार्यकाल में देखी हो तो बताइए, जिसके ऊपर आप कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा। एक पहली बात। दूसरी, भ्रष्टाचार पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करने वाली सरकार लगातार, ये भी है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार। किस तरह की है? जैसे एनसीपी को कहते थे कि साहब नेचुरल करप्ट पार्टी है। हाँ। सिंचाई घोटाला 20,000 करोड़ का, मेरा तो क्या एक्शन लिया उस पे? मेरे कहने का मतलब है कि आप अच्छा, जिन पे एक्शन लिया उसकी बात क्यों नहीं करते? शारदा, नारदा जो लोग थे, एक्शन लिया है, अभी देखिए ना, लोग जेल जा रहे हैं, जेल में से सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार बार डांट रहा है, बाकी जहां जहां लोगों के नोटों के बंडल पकड़े जा रहे हैं, तो लगातार कार्रवाई किसी दिन रुकी नहीं हुई, लगातार चल रही है। अब आप देखिए, अब क्या एक बड़ा पेपर है, उसमें से अरे भाई सारा काम एक ही दिन हो जाएगा, लेकिन काम की गति बहुत तेज है, भ्रष्टाचार पर चोट की गति सर्वाधिक है, और हमारी जो सरकार है वो उसका एक भी केस ऐसा नहीं है, भ्रष्टाचार का केस नहीं। ये 2 बड़ी बातें हमारी सरकार की पहचान। अच्छा, आपको लगता है मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, हेमंता विश्व शर्मा, ये सब जांच के दायरे में तेजी से कार्रवाई हो रही आ जाएंगे, क्योंकि आप आरोप लगाते थे इन पे? मेरे कहने का मतलब है कि एजेंसियां कोई भारतीय जनता पार्टी तो चलाती नहीं है, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, जिसका सबूत जिसको मिलता है एजेंसियां उस हिसाब से काम कर रही हैं, लेकिन पहले एजेंसियों को रोका जाता था, आज देखिए एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, एक्शन ले रही हैं, और आपको रिजल्ट भी दिख रहा है। रोज आप न्यूज़पेपर में पढ़िए कि कौन लोग जेल जा रहे हैं, कौन लोगों पे क्या हो रहा है। ये तो कह रहे हैं कि इसके पहले जो लोग थे, वो कांग्रेस की सरकार कहती थी इनके खिलाफ एक्शन मत लो, बीजेपी की सरकार एजेंसियों से कहती इन लोगों को पकड़ के बंद करो। कांग्रेस की सरकार कहां एक्शन लेती थी? अच्छा, आप ही बताइए सर कि अरविंद केजरीवाल जेल में है, हेमंत सोरेन जेल में है, तो आपको लगता है कि ये लोग थे और एक्शन ले जा रहा है, सिर्फ विपक्ष में ही भ्रष्टाचारी बचे हैं? तो ये भाई आप देखिए कि इन लोगों को ने कुछ गड़बड़ किया, इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, इसलिए जेल में है, इसलिए थोड़ी ना जेल में हम बीजेपी के साथ विपक्ष में है। ये कोई विषय नहीं है, ये वो बोल सकते हैं। अच्छा ये बताइए, जज खड़ा है, मान लीजिए जज जी साहब बैठे हैं, और कटघरे में कोई आदमी खड़ा है अपराधी, तो वो कभी ये बोलेगा क्या कि मैंने चोरी की है? एक प्रोसेस है, संविधान का एक इंडियन पैनल कोड का जो वो है, उसके हिसाब से जो अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया तो उनको सजा हो रही है और होगी। हाँ, अच्छा सर, आप जब आप बात करते हैं कि सब सबका साथ सबका विकास, तो
उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों की कितनी आबादी है, कितने प्रतिशत है, तो उसी अनुसार उनको कुछ विकास उनका हो रहा है। टिकट आप देते नहीं हैं, मंत्रिमंडल में आप लेते नहीं उनको, और कहते हैं साहब हम सबका साथ सबका विकास। आप हमारे मित्र हैं और आप भाई भी हैं मेरे, मैं आपकी जानकारी को शुद्ध करना चाहता हूं। शुद्ध कर दीजिए। सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में बिना कोई सीधे उठा करके मंत्री बनाने का काम किया गया दानिश अंसारी को, और पिछली सीधे मंत्री मतलब विधायक बाद में बने वो एमएलसी, समझ रहे ना, वो काम करने का काम किया गया। इसके पहले वाली सरकार में भी सीधे मंत्री बनाने का काम किया गया था। हम मोहसिन रजा को, अभी भी मोहसिन रजा मंत्री के दायित्व पर हैं, तो दो लोग तो यही हो गए। और इसके अतिरिक्त आप उठा करके देख लीजिए, चाहे उज्ज्वला गैस की योजना देख लीजिए, चाहे शौचालय की योजना देख लीजिए, चाहे प्रधानमंत्री आवास की योजना देख लीजिए, चाहे जो है आयुष्मान भारत कार्ड की योजना देख लीजिए, आपको सबका साथ सबका विकास वाले नारे पे उसमें सभी वर्गों को लोग, और ये जिनका आपने नाम लिया अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को बहुतायत इसका फायदा मिला है। ये बात को आपको कहनी चाहिए हर जगह। आप कह रहे हैं कि बताइए, मंत्री भी बनाया है और लाभ भी दे रहे हैं, ये मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और जो हमारा सबका साथ सबका विकास है, इससे उत्कृष्ट उदाहरण भारत छोड़िए दुनिया में कहीं हो तो बताइए मुझे, दुनिया में। चलिए, दुनिया की बात की, अभी तो आप प्लेनेट पे पहुंच गए। नहीं, दुनिया में कहीं नहीं है, तो ठीक है, अब दुनिया पे आए हैं आप। हाँ, मैं तो ये इसलिए बोल रहा हूं कि मैं शास्त्रार्थ करने को तैयार हूं इस पे। भाई दुनिया में शास्त्रार्थ तो है, हो गया। आपने कहा कि उनको सीधे मंत्री बना दिया गया, मतलब मंत्री हमारे कार्यकर्ता थे वो, ऐसा नहीं कि कोई बाहर से, वो हमारे दानिश हमारे कार्यकर्ता थे, विद्यार्थी परिषद से आए थे, कैडर से आए हुए आदमी थे, ऐसा कोई परखे हुए थे। मतलब हमारे साथ, जैसे हम भाजपा में हर आदमी ऐसे ही आता है। अब हम मुझे देख लीजिए, मैं जो है छोटे पर से विद्यार्थी परिषद संघ में काम करते हुए तब धीरे धीरे युवा मोर्चा से आज भाजपा का प्रदेश महामंत्री हूँ। ऐसे सारे नेता हमारे देख लीजिए, सब ऐसे रूट से निकल करके आए हैं। और क्या। ठीक है सुभाष जी, एक ये बात आप जब कहते हैं कि साहब महिलाओं की बात करते हैं, तो महिलाओं को उतना टिकट आप देते नहीं हैं, जो आपके हाथ में है वो तो दे दीजिए। आपने 50% आरक्षण का झुंझुना थमा दिया, कहा कि साहब अगली बार से लागू कर देंगे, तो आपको कौन रोक रहा रोक करने से? आप दे देते टिकट, कहते भाई किसी दूसरे पार्टी, आप लोग महिला विरोधी हो, मैं 50% भागीदारी है और हम उनको टिकट दे रहे हैं, क्या दिक्कत थी इसमें? देखिए मेरी बात समझिए आप, मुझे लग रहा है आपने लिस्ट नहीं देखी। अभी आपने राज्यसभा की लिस्ट आई थी, आपने देखा उसमें 3 लोगों को, एकदम सामान्य कार्यकर्ता महिलाएं थी, उनको एमएलसी की जब लिस्ट आती है तो उसमें, अभी देखिए आप हमारे यहाँ पे संगीता यादव जी को भेजने का काम किया गया, चंदौली से बहन साधना सिंह को भेजने का काम किया गया, हमारी पूर्व मंत्री थी गाजीपुर से, उनको भेजने का काम किया गया। ये सारा भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कौन। और एक मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस शब्द को इसमें से हटाइए, ये झुंझुना वाला, ये झुंझुना नहीं है। मानवता के इतिहास के श्रेष्ठतम कार्यों में से एक है कि मातृशक्ति और आधी आबादी को कानून बनाने की ताकत नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से अगर किसी ने देने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। इसीलिए देश के करोड़ों मातृशक्ति का आशीर्वाद उनको मिल रहा है और 400 पार जो है ऐसे वो माताएं बहनें निकलवाने का काम कर रही हैं। इसीलिए आप इतना बड़ा काम, जो मतलब सीधे विधायक सांसद, और आप कह रहे हैं कि ये झुंझुना थमा दिया। अच्छा, हाँ। आपको लगता है वही गेम चेंजर है? मैंने आपको बहुत सारी बातें, लखपति दीदी बनाने, 1 करोड़ लखपति दीदी पूरे देश में बने, द्रोण दीदी, ठीक है, महिला। आप चलिए मेरे स्वयं के घर की बात बता रहा हूं, मेरे स्वयं मतलब मैंने जाकर के देखा, मेरे गांव में महिला सहायता समूह जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बने हैं, तो उसमें आज महिलाएं लड्डू, कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग करके, कितनी संख्या है, आप इनकी देख करके दंग रह जाएंगे। एक बार आप ब्लॉकों में दौरा करिए, और वो स्कूटी लेकर के चल रही हैं, बलेरो ले रही हैं, ट्रैक्टर खरीद रही हैं, कितना काम कर रही हैं। वोमेन एम्पावरमेंट को जमीन पर किसी ने करने का काम किया है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। सर जब आप और महिला में एक और बात सुन लीजिए, आप तो काफी मतलब कवर करते थे, समाजवादी पार्टी के समय में भी थे, आपने देखा था महिला सुरक्षा क्या हाल था उसमें। हजरतगंज की सड़कों पर भी बहनें माताएं सुरक्षित नहीं थी,
और आज उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शासन काल में इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि चाहे कोई गांव का मेड़ हो, कोई चौराहा हो, पूरे उत्तर प्रदेश में मातृशक्ति पूरे निर्भय होकर के भ्रमण करती है। ठीक है, ये कम बड़ा योगदान है। ठीक है सुभाष जी, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने अडानी अंबानी का जिक्र क्यों किया अपने भाषण में, और वो कह रहे हैं कि टेम्पू भर भर के पैसा जा रहा है, तो नोटबंदी में तो सारा काला धन खत्म हो गया था, कहाँ काला धन है, बचा रह गया? उन्होंने खाली ये कहा, देखिए मैं तो एक बात, मैं प्रदेश का नेता हूँ तो मैं सुनते तो होंगे आप। हाँ, नारी बंधन आपको याद है, दुनिया भर की चीज याद है, यहाँ सेलेक्टिव मेमोरी लॉस हो जाती है। नहीं मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ वो तो राहुल गांधी ने बोलना बंद कर दिया, तो उनको रिमाइंड करा रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी। राहुल गांधी जी बोलना बंद कर दिए, तो वो पूछ रहे थे भाई पिछले 3 साल से ऐसी वैचारिक दरिद्रता के शिकार हो गए थे कि अडानी अंबानी के अलावा राहुल गांधी को कुछ और तो याद आ ही नहीं था, तो अचानक से चुप क्यों हो गए, यही पूछ रहे थे वो, और कोई बात नहीं। सुभाष जी, आप तमाम बातों की बात करें, एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि अब चुनाव में सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने क्या है, और जिस तरह से वोटर निकल नहीं रहा है, मतदान कम हो रहा है, मतदान का प्रतिशत गिरा है, वो क्या बीजेपी के लिए चिंता का विषय है? नहीं, हमारे लिए बिल्कुल चिंता का विषय नहीं है कि विपक्ष के जो नेता हैं उनकी अकर्मण्यता को देख करके उनका वोटर, जो उनको मानने वाला वोटर है, वो निकल नहीं रहा है। हमारा टोटल वोटर निकल रहा है और हमारा वोटर पूरे उत्साह से वोट दे रहा है, लेकिन विपक्ष में कुछ दम ही नहीं है, इसलिए उनके लोग वोट डालने नहीं जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा बहुत कहीं प्रतिशत में कमी। लेकिन मैं अपील भी करता हूं और हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट नहीं, पूरे वोटर निकले, मेरा कहना। हाँ देखिए, वोटर किसी का, मेरे कहने का मतलब पूरे वोटर। हमारा भारतीय जनता पार्टी अलग से अभियान चलाती है, मतदाता जो है को जागरूकता अभियान अकेले एक पार्टी अगर चलाती है, पूरे जो ये चुनाव आयोग का काम है, तो वो पूरे मतलब जब चुनाव नहीं होता तब भी भाजपा के लोग इस काम को करते हैं। तो इसमें हम ये नहीं देखते कि अच्छा ये हमको वोट नहीं दे रहे तो ना डालने जाए, हम उनका वोट भी बनवाते हैं, हम उनको जागरूक भी करते हैं और अपील भी करते हैं कि आप जाइए वोट डाल करके आइए। सुभाष जी, बहुत बहुत बातचीत करने के लिए धन्यवाद, आपने तमाम बातों का बहुत बेबाकी से जवाब दिया है, इसके लिए हृदय की गहराई बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुभाष चतुर्वेदी, जिन्होंने बहुत बेबाकी से, बहुत बुद्धिमानी से तमाम बातों का जवाब दिया। निश्चित तौर पे इनके बारे में जो कहावत है कि इनके सामने बैठ करके लोगों को कन्विंस करते हैं और दूसरे दलों को तोड़ने में काम आता है इनका विचारधारा, इनका भाषण, तो इनको बातचीत करने से लग भी रहा है कि निश्चित तौर पर वैचारिक रूप से पूरे भारतीय जनता पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। कैमरामैन वाहिद के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, बस्ती। कौन नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी हो, वो भी फिल्मी एक्टर्स की तरह, मॉडल्स की तरह दिखें, लोग उसे घूम घूम कर, मुड़ मुड़ कर देखें, सबका दिल करता है। इसीलिए लोग जिम जा रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, काजू बादाम किशमिश मेवे खा रहे हैं, प्रोटीन के डिब्बे घोल घोल कर पी रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी सेहत बन जाए। लेकिन सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं है, उनको खाया पिया लगता नहीं। इसलिए हमारी संस्था ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं पिएं वो आपके शरीर पर पूरी तरह से लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, मसल्स बढ़े, वज़न बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। थोड़ी सी भी कसरत करें तो शरीर पर पूरा असर, पूरा निखार आए।